दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के अखबार में एक विशेष चर्चा है मोदी जी के शासनकाल के 7 वर्ष, जो इसी महीने में पूरे होने जा रहे हैं किसी तारीख को। चलिए, 7 वर्ष में तमाम उठापटक हुए, तमाम राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले कार्य मोदी जी ने किए। विपक्षी लोगों ने भी अपने सूझबूझ और अपनी समझ के अनुकूल उनका जिस प्रकार से भी सकारात्मक मुद्दों पर भी विरोध किया, कोरोना बीमारी को लेकर के भी विरोध किया। ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी ही इस बीमारी को लेकर आ गए विरोधियों की नजर में। अरे, यह बीमारी केवल भारत में तो है नहीं, पूरे विश्व की अपनी एक समस्या है। आज भारत भी उसके लिए संघर्ष कर रहा है, पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है। मोदी जी की नीतियों से कहीं न कहीं इन चीजों से हम निकल के आ भी रहे हैं। अब ये 2 वर्ष, जो दूसरे 5 वर्ष मिले थे मोदी जी को, उसके जो 2 वर्ष रहे, ये बड़े कंटक में रहे। इसमें उनके पूरे का पूरा 2 वर्ष संघर्ष में ही बीता है, और खास तौर से इस कोरोना की महामारी से युद्ध करते हुए ही बीता है, जूझते हुए बीता है, 2 हाथ करते हुए बीता है। कोरोना आज भी हावी है, मोदी जी का शासनकाल भी चल रहा है। उपलब्धियां कुछ अनेक उनके द्वारा की गई हैं। चाहे भारत के इतिहास में सबसे गौरवशाली क्षण जो मैं महसूस करता हूं, कश्मीर में धारा 370 और 35A हटा करके जो उन्होंने कार्य किया है, यह भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है निस्संदेह। हिंदू जनमानस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जो एक फैसला श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को खत्म करने के लिए एक रास्ता अपनाया, वह भी इसी शासनकाल का एक हिस्सा कहा जा सकता है। अनेकों कार्य हुए, परंतु सबसे कठिन जो समय रहा वो इस कोरोना की महामारी की वजह से रहा। खैर, तमाम उपलब्धियां होंगी, तमाम संकट आएंगे, लेकिन एक विचारणीय बिंदु जिस पर मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, वह यह है कि इस देश की आरक्षण नीति, यह किसी सरकार ने नहीं सोचा। सब लोग सोचते आए हैं कि आरक्षण दिया जाए। किसको दिया जाए? कुछ जातियों के आधार पर। इस देश को पहले ही जातियों के आधार पर कांग्रेस नामक पार्टी ने बांटने की कोशिश की, और आज भी वो आरक्षण का फरमा खत्म नहीं हो रहा है। इस देश में राष्ट्रवाद विकसित नहीं हो पा रहा है। कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान बना है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और अगर हिंदू भी है तो उसमें भी कोई चमार है, कोई कोरी है, कोई धोबी है, कोई धानुक है, उसमें अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा अगड़ा सब बने। अनेक चर्चाएं हुई, क्रीमी लेयर की बातें आई बीच में। अरे, इस देश में जो बीपीएल राशन कार्ड है वो अरबपतियों करोड़पतियों के पास भी है। ये जरा विचार करने की बात है। मैं खास तौर से जहां रहता हूं, वहां मैं देख रहा हूं कि करोड़पति लोगों के पास बीपीएल कार्ड है जी श्रीमान, और जो वास्तव में उसका अधिकारी है उसके पास नहीं है। मेरे को इस गांव के ग्राम प्रधान ने कई बार कहा कि डॉक्टर साहब, ये बीपीएल कार्ड ले लीजिए, बनवा लीजिए, मैं हूं तब तक बना दे रहा हूं, ये आगे बहुत काम आने वाला है। मैंने कहा जी देखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको ये चाहिए, और आप उनको ये देने की व्यवस्था कीजिए। मैं तो आप लोगों की कृपा से बहुत गरीब सही,
परंतु जी खा तो ले ही रहा हूं ना प्रभु। अगर जी खा ले रहा हूं तो मैं आखिर राष्ट्र पर क्यों बोझ बनूं, अपने परिवार को क्यों बोझ बना के डालूं। संघर्ष से ही सही हम राष्ट्र का इतना तो सहयोग करें कि हम कम से कम बीपीएल कार्ड की मांग न करें। आरक्षण की बात आती है साहब, रामविलास पासवान आज है नहीं, उनके परिवार को आरक्षण की आखिर क्या जरूरत है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मीरा कुमार जी हैं, बाबू जगजीवन राम जी थे। अरे भाई, प्रतिभाओं को क्या इस देश से हटा देना है? प्रतिभाओं को क्या इस देश में मिटा देना है? इस आरक्षण नीति के चलते हमारे देश के हजारों हजार विद्वान, हजारों हजार वैज्ञानिक, हजारों हजार शोधकर्ता इस आरक्षण नीति से दबाए जाने पर परेशान होकर के विदेशों में पलायन कर गए और हमारे राष्ट्र की प्रतिभा का लाभ दूसरे देशों ने उठाया। हम आज भी पिछड़ी हुई पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोस्तों, आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण भी देखिए त्रिस्तरीय है साहब। पढ़ाई में प्रवेश के समय वहां भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। किसी खास वर्ग विशेष के सामने की ताली लगता है कि छीन करके दूसरे को देनी है, ऐसी सरकार की व्यवस्था आ गई है। जबरदस्ती जो नहीं पा सकता तो हम तुमसे छीन के दे देंगे, उसको तुमको नहीं खाने देंगे, हम आरक्षण नीति बनाएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे इसको 50% पर रोक के रखा है और इन राजनीतिक दलों ने इसको अनेकों प्रयास करके 50% से भी ऊपर ले जाने का प्रयास किया है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट को बार बार सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिसकी कृपा से आरक्षण आज 50% से ऊपर नहीं हो पा रहा है। हमने मालियों को नोएडा अथॉरिटी के अंदर हार्टिकल्चर का डायरेक्टर देखा है और जो सवर्ण वर्ग के लोग बाबू पर भर्ती हुए थे, रिटायरमेंट के समय तक मुश्किल से बड़े बाबू बन पाए। हमने अपनी नजरों से देखा था। तो ये आरक्षण की व्यवस्था एक न एक दिन इस देश के लिए घातक होगी, कई प्रकार से घातक होगी। एक पहलू तो यह होगा कि एक वर्ग पलायन करके विदेशों में जाएगा और अपनी प्रतिभा के आधार पर वहां सम्मान पाएगा। एक स्थिति और आ जाएगी कि देश के सरकारी महकमे में आरक्षण के चलते अयोग्य लोगों की भर्ती हो जाएगी और यह पूरा सरकारी तंत्र अयोग्य लोगों का तंत्र विकसित हो जाएगा। आज भी ऐसा नहीं है कि अयोग्य लोगों की कमी पड़ी हो इस सरकारी तंत्र के अंदर। सरकार खुद देख सकती है। माननीय मोदी जी, माननीय मोहन भागवत जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय या इस इतनी बड़ी न्यायपालिका को संचालित करने वाले महाजन, आप सबसे बार बार करबद्ध निवेदन है कि इस देश को कम से कम जाति के आधार पर अभी भी बंटने से रोक दिया जाए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए। हिंदुस्तान एक बार हिंदू और मुसलमान के रूप में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बटा। कहीं देश के सामने दुर्भाग्यवश ऐसी स्थितियां ना आ जाएं कि इस देश का हिंदू
सवर्ण और आरक्षित वर्ग में विभाजित हो जाए। यह राजा की जिम्मेदारी होती है कि समाज को संगठित रखे, समाज में ऐसे व्यवस्था लाए जिससे कि संपूर्ण समाज एकजुट होकर के राष्ट्रवाद की नीति पर आगे बढ़े, राष्ट्र को प्रधानता दे, राष्ट्र के विकास को प्रधानता दे, राष्ट्र की तरक्की को देखे, राष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। हम सबके मूल में एक ही बात होनी चाहिए कि हमारा भारत महान बनना चाहिए। वह किसकी वजह से बन रहा है? उसमें मां भारती का हर लाल भागीदार है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, जो भारत मां के गौरव को बढ़ा सकता है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, उसको आगे लाया जाना चाहिए। आज सरकारी महकमे में इस आरक्षण की गलत नीति, कुनीति इसको कहेंगे, इस राजनीति का नया नाम अगर कुनीति कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर तिवारी इस मंच से, इस भारत सरकार से, मौजूदा शासन तंत्र में मौजूद सरकार से, माननीय श्री मोहन भागवत जी से, जो एक अच्छे विचारक के रूप में विख्यात हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो यह व्यवस्था लाई, बांटो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। अंग्रेजों की पुरानी नीति पर कांग्रेस चली और देश आज यहां तक आ गया है कि इस मुद्दे को संभालना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। परंतु मेरे देश के शासकों, मेरे देश के संचालकों, बुद्धिजीवियों, मेरे पास तो उतनी प्रखर बुद्धि नहीं है, उतना मेरे पास निदान नहीं है जो मैं आपको इसका एक हल बता सकूं। परंतु आप लोग एक मार्ग अवश्य निकालिए कि इस देश का कम से कम हिंदू तो एकजुट रहे। मां भारती के लाल आपस में तो न लड़े। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हिंदू मुसलमान की तरीके से हिंदू मटा हुआ हो, आपस में तलवारें खिंची हुई हो और एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन दिखाई दे रहा हो। यह एक सीमा तक गुब्बारे को दबाया जा सकता है। एक सीमा से अधिक जब वो दबा दिया जाएगा तो निश्चित जानिए विस्फोट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस देश की सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम होने लगे और इस देश के शासक यूं ही बैठे देखते रहें। तब यह स्थिति सेना से, बल से नहीं सुधारी जा सकती है, कीच से कीच नहीं धोया जा सकता है। बौद्धिक स्तर पर पहले से कोई विपदा आने से पहले उसकी व्यवस्था कर ली जाती है। यह एक कोरोना से भी बड़ा कोरोना है। इसके लिए लोग बड़े शांति से बैठे हुए हैं। अरे भाई, किसी क्षेत्र में जबरदस्ती कि योग्य हो या न योग्य हो, यहां से महिला को हिलाया जाएगा। योग्य हो या न योग्य हो, यहां से पिछड़ी जाति का ही वर्ग का प्रतिनिधि होगा, जनप्रतिनिधि जो भी होगा। अरे संचालन क्षमता देखी जानी चाहिए, योग्यता देखी जानी चाहिए। राजनीति में भी कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी कोई मानसिक टेस्ट होना चाहिए, जैसे आईएएस पीसीएस के लिए साइकोलॉजी टेस्ट होता है कि ये पता चला जाए कि ये व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। यूं ही ना टिकट दे दिया जाए। फिर बाध्यता रख दी गई कि इतने जनप्रतिनिधि के और इतने जनप्रतिनिधि इस जाति के और इस वर्ग के। आखिर ऐसा क्यों? क्या किसी जाति विशेष का ऐसा आदमी हो सकता है जो अपनी ही जाति के लिए कार्य करे? माननीय मोदी जी क्या पूरे राष्ट्र के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या राष्ट्र में जाति देख करके अपने विचारों से उनको लाभान्वित करता है, अपनी सेवाएं उनको देता है? तमाम प्रकार की बातें हैं सोचने की। शाखाओं में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। शारीरिक व्यायाम से लेकर के मानसिक चिंतन तक के उपदेश और आदर्श बताए जाते हैं, जिससे मां भारती का गौरव बढ़े, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। मैं सुन करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा होता है, हर प्रकार से प्रशंसनीय है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सितारे बुलंदी पर होते हैं तो राजनीति चमकती है, और सितारे कभी कभी गिर जाते हैं तो राजनीति भी गिर जाती है। यह आना और जाना शासकों का शुरू से चलता रहा है। कभी कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था, आज कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी गलत नीतियों के कारण। देश जान गया है, पहचान गया है इन देश के बांटने वाले गद्दारों को। अरे राजनीति को तुमने अपनी पुश्तैनी खेती बना लिया है। किसी एक परिवार खास का ही आदमी सदैव उसका अध्यक्ष बना रहेगा। आज कांग्रेस के अंदर अगर आवाज उठ रही है तो उसको दबा दिया जाता है। इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ऐसा नहीं है जिसमें कि खानदानी और परिवार विशेष का ही व्यक्ति सदैव उसका अध्यक्ष रहेगा। तमाम लोग आए, बसपा से जुड़े, सपा से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, कितने भी चाहे वो प्रभावशाली हो, उनका योगदान कितना भी हो, वो अध्यक्ष नहीं बन सकते। इस भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों में एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है कि पार्टी का अध्यक्ष उस संगठन के सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाएगा जो ज्ञान में, नीति में, समाज की सारी व्यवस्थाओं को चलाने में निपुण हो। उस व्यक्ति के हाथ में उसका संचालन दिया जाएगा और समय समय पर उसका चयन होगा। जो भारतीय जनता पार्टी में भाजपा में हमको दिखाई पड़ता है, वह चीज हमें बहुत पसंद आती है। कुछ मेरे श्रोता समझेंगे कि भाई डॉक्टर तिवारी तो भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के एजेंट हैं डॉक्टर तिवारी। कह लीजिए, मान लीजिए, इसमें बुराई क्या है? अरे जो भारत मां का गौरव बढ़ाने वाला है डॉक्टर तिवारी, उसको सलाम करने वाला है, उसको नमन करने वाला है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार आती है, कोई भी राजनीतिक दल आता है जो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा राष्ट्रवादी अपने आप को साबित कर ले जाता है, कल मैं उसका समर्थक दिखाई दूंगा। और न दिखाई दूं तो कह दीजिएगा। प्रश्न सिद्धांतों का है, इस पर बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत है। मैंने डीएवी कॉलेज कानपुर में बीएससी की जब शिक्षा ले रहा था तो एक काउंटर था जिसमें सालों साल वजीफा बंटा करता था विशेष जाति वर्ग के लोगों के लिए। लोग उस खिड़की नंबर से वजीफा लिया करते थे। फीस जमा करने की 8-10 खिड़कियां हुआ करती थी, जिसमें एक खिड़की सिर्फ वजीफा बांटने की हुआ करती थी। एक क्लर्क महोदय रोज वहां पर ड्यूटी करते थे 30 दिन 8 घंटे, कि जिसको जब हो अपना जाति विशेष का कागज दिखा करके वजीफा ले जाइए। यह शिक्षा की व्यवस्था है, यह गुरुकुल की व्यवस्था है। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, यह वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीजें हैं जी। जहां गुरुकुल में, हमारे वैदिक शिक्षण संस्थानों में
राजा और प्रजा दोनों के बालक एक संग सखा के रूप में रहा करते थे, एक साथ रह करके शिक्षा अध्ययन किया करते थे, जैसा कि श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलता है। ये दोनों एक ही गुरु के आश्रम के शिक्षार्थी थे। आज उस व्यवस्था को इस प्रकार से किया गया है, चलिए जी पढ़ाई में सुविधा दे दिया आपने, बैकग्राउंड पता किया वो अमीर घर से है गरीब घर से है। देखिए गरीब तो होते ही रहेंगे, क्या अमीर गरीब नहीं होता? क्या आज जमींदार फर्श पे नहीं पड़े हैं? जो फर्श पे पड़े थे आज वो उठ नहीं गए हैं। यह समय का चक्र है, यह प्रगति का चक्र। जो इसके शीर्ष पर बैठा है वह नीचे भी आएगा और जो नीचे है वह ऊपर भी आएगा। परंतु याद रखिए, बलपूर्वक अगर यह किसी पर बात थोपी जाएगी, आप अपने एक बेटे का हक अगर बलपूर्वक किसी दूसरे बेटे को दे देंगे तो आप पिता धर्म से वंचित हो जाएंगे। राजा का एक ही धर्म होता है, सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखना। प्राथमिकताएं होती हैं, प्राथमिकताएं जाति और धर्म पर नहीं होती हैं, आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं। अगर राजा किसी की मदद करता है तो उसे उसकी आवश्यकता का आकलन करना होगा। इस स्थिति पर गौर करने की जरूरत है। बहुत लंबे समय तक मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने की बहुत बड़ी सीमा है, बहुत लंबे समय तक बोला जा सकता है, कोई इसका अंत नहीं है। परंतु आज मैं डॉक्टर तिवारी आप सब लोगों से निवेदन करके, आप समस्त राजनीतिक दलों को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए एक निवेदन प्रस्तुत करता हूं कि दोस्तों, मेरे इस राष्ट्र के संचालक राजनीतिज्ञों, इस बिंदु पर विचार कीजिए कि यह देश जाति धर्म पर ना बटे। जाति के आधार पर किसी काबिल लड़के का स्कूल में प्रवेश रोक करके और नाकाबिल को कम अंकों पर प्रवेश दे दिया जाए, नौकरियों में नाकाबिल को एक प्रवेश दे दिया जाए सिर्फ इस आधार पर कि वह एक अमुक जाति का है। क्यों भाई? उसके बाद फिर प्रमोशन होगा तो उस आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का अलग प्रमोशन होगा, स्पेशल काबिलियत धरी रह जाएगी। अरे एक दिन यह सरकार खत्म हो जाएगी। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। जहां हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? सोच लीजिए। मैं बहुत बड़ा विचारक अरस्तु नहीं हूं, मैं डॉक्टर तिवारी एक विचार रख रहा हूं, एक विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर माननीय मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए, माननीय मोहन भागवत जी के पास ये बात पहुंच जाए, तो दोस्तों ध्यान दे लीजिएगा, 7 वर्ष में आपने बहुत बड़े काम किए। एक ये बड़ा काम भी करने का रास्ता निकालिए कि यह देश जाति पात पर नहीं बटेगा। हिंदू हिंदू एक रहेगा, जात पात को नहीं सहेगा। हम सब मां भारती के बेटे हैं। त्रिस्तरीय आरक्षण, 3 स्तर पे आरक्षण। क्या है 3 स्तर? शिक्षा, नौकरी में प्रवेश के समय और नौकरियों में पदोन्नति के समय 3 प्रकार के आरक्षण हैं। कोई रेस में जीत रहा है तो लत्ती मारो, लत्ती से नहीं मार सकते तो उसका कपड़ा पकड़ के खींच लो, और कपड़ा पकड़ के भी नहीं खींच सकते फिर भी फर्स्ट आने जा रहा है तो रेफरी महोदय विसिल बजा दें कि ये नहीं, ये फर्स्ट आया है। इससे अलग कुछ परिभाषित किया जा सकता है किसी अलग तरीके से? देश में सरकारी तंत्र फेल होता जा रहा है। नोट कर लीजिए,
इस देश के राजनीतिक दल और शासन में आने वाले शासक राजनीति कुत्सित हो चुकी है और खास तौर से यह जो व्यवस्था है इसने देश की प्रतिभा को कुचल करके रख दिया है। काबिल लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, नाकाबिल लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। पढ़ाई में, नौकरी के प्रवेश के समय और पदोन्नति के समय भी इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, वरना देश आज एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक ही उदाहरण देख लीजिए। केवल आज प्राइवेट कॉलेज ही क्यों सफल हैं? सरकारी स्कूलों पर सरकार का इतना भारी भरकम खर्च है, बिल्डिंग, लाख लाख रुपए की तनख्वाह, लेकिन वो लाख रुपए मासिक वेतन भोगी जो टीचर्स हैं वो 5,000 रुपए महीने में पढ़ाने वाले टीचर के मुकाबले 5वां अंश भी नहीं पढ़ाते। 5,000 का टीचर रिजल्ट देता है, 5,000 रुपए महीने पर जो टीचर पढ़ाता है उस स्कूल में छात्रों की लाइन लगती है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो कर्जा लेकर के अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिलाता है। क्यों? कि उसके बच्चे का भविष्य यहां सुधर जाएगा, यहां अच्छी शिक्षा दी जाती है। और सरकारी स्कूलों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सुविधाएं और कैमरे और एयर कंडीशन सब लगे रह गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। समाज का वो वर्ग वहां पढ़ता है जिसको भोजन के सिवा और लंगोटी के सिवाय शिक्षा के नाम पर अगर कुछ मिल सकता है तो सिर्फ ये है कि वहां जाके बैठे, मास्टर जी बोले फलाने श्रीमान जी उपस्थित, हाजिरी लगाइए और दिन भर वहां गोटी खेलिए, कंचा खेलिए। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं टीचर को इस चीज से मतलब नहीं है। उन्हीं टीचरों को एग्जामिनेशन लेना है, उन्हीं को परीक्षा लेनी है, उन्हीं को प्रश्न पत्र तैयार करना है। लड़कों को 4 चीजें रटा करके 4 ही चीजें पूछ ली जाती हैं, सब पास हो जाते हैं। और नहीं लिखें तो भी पास कर रहे हैं। हमारे हाथ में कौन ऑडिट करने आ रहा है? बिल्कुल ना लिखें, उनको फर्स्ट डिवीजन और टॉपर बना देना तो हमारे हाथ में श्रीमान जी, क्योंकि हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, हम समाज को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि हम गधे को भी यूनिवर्सिटी का टॉपर बना सकते हैं, बोर्ड का टॉपर बना सकते हैं। यह हमारी कला है, इसलिए हम शिक्षक हैं। डॉक्टर तिवारी आप माननीयों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं। सारे देश में कॉन्ट्रैक्टर रख दीजिए, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे ले लीजिए और हर कंपनी के जिम्मे 5-5 स्कूल कर दीजिए। हर कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे वह टीचर रखेगा और पढ़ाएगा। इस कोरोना काल में जो देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है, एक बहुत बड़ा बजट, एक बहुत बड़ा पैसा निकल के आ जाएगा इस देश से और देश के कुछ स्कूलों को मॉडल के रूप में लागू करके देखिए ना इस चीज को। डॉक्टर तिवारी का दावा है आप हर जिले में एक सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे रख दीजिए। ये शिक्षा मित्र नहीं बिहार वाले जो मुखिया की रिकमेंडेशन से, किसी की रिकमेंडेशन से, एमएलए एमपी की रिकमेंडेशन से बन गए जी, अब यूनियन बना करके बात करते हैं। जैसे आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक यूनियन बना हुआ है। ये यूनियन ही है सिर्फ, कहीं कुछ नहीं है। इस काल में हम ये कहेंगे कि अगर सरकारी चिकित्सक है तो पूर्ण निष्ठा से काम नहीं कर रहा है तो यह थोड़ा विरोधी लगेगा, विरोधाभासी लगेगा, इसलिए यहां मैं नहीं कह रहा हूं। परंतु जिस निष्ठा से कोरोना पीड़ित अपने परिवार के व्यक्ति का डॉक्टर इलाज करता है, क्या उसी प्रकार से कोरोना से पीड़ित मरीज का भी करता है? जरा डॉक्टर अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लें, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लें कितने प्रतिशत डॉक्टर ऐसे होंगे?
और जो होगा वो मां भारती का लाल होगा। उसी को चिकित्सक कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, जिसमें अपने पराये का भेद नहीं, जो अपने पूर्ण ज्ञान, संज्ञान, बुद्धि और प्रयास से राष्ट्र की सेवा करता है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। परंतु मैंने देखा अस्पताल में लोग चिल्लाते रहते हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं जी, बैठे हैं। नर्स भी बार बार फोन कर रहे हैं, सिस्टर ये इंजेक्शन लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता चला बस काम खत्म। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर तिवारी है मेरा नाम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर्दे के अंदर से देखी हुई चीजें हैं, ये गिराबान के अंदर झांक करके देखा गया है। ऐसा होता है। लोग सोचें और जानें कि अरे तुम भगवान का दर्जा तुमको जिन लोगों ने दिया है, तुम उनके लिए क्या हैवानियत नहीं कर रहे हो? अगर तुम प्राइवेट नौकरी में होते तो तुम्हें अपनी मर्यादा का लाज होता, अपने व्यवसाय के चलने का नाम होता, अपने क्लिनिक और अपने अस्पताल का नाम न डूबने देने का फिक्र होती और पूर्ण परिश्रम से काम करते। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा लेने वही लोग जाते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपकी समझ में जा सकते हैं, वही लोग जाते हैं। दूसरा वर्ग नहीं जाता उसमें ना। सरकार ने एक व्यवस्था दी कि ईएसआई या सरकारी अस्पताल चाहेंगे तो रिफर करके प्राइवेट में इलाज करवा देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा देंगे। उसमें कमीशन का धंधा चालू हो गया जी। कमीशन सेट हो गया कि मैं ईएसआई का फलाना डॉक्टर आपके यहां भेजूंगा तो इसमें से इतना कमीशन मेरे को होगा। गलत सरकार नहीं है, सरकार तो व्यवस्था दे रही है। जब लोग ही बेईमान है तो आखिर सरकार क्या करेगी? इस देश में आजादी से लेकर अब तक प्रायः हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विकास हुआ है, परंतु एक चरित्र यहां का ऐसा है जिसमें सिर्फ ह्रास ही ह्रास हुआ है। चरित्र सिर्फ गिरा ही गिरा है, नीचे ही गिरा है, कम से कमतर हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन चरित्र नाम की कोई चीज ही ना बचे। चरित्र नाम की कोई चीज ही ना बचे। मां भारती का ये जो निदाग आंचल है, इसमें लहू के दाग लगाने वाले, इसमें चोरी और बेईमानी के दाग लगाने वाले, धोखाधड़ी के दाग लगाने वाले, इसमें अराजकता के दाग लगाने वाले, इसमें कामचोरी और हरामखोरी के दाग लगाने वाले लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हैं, होंगे नहीं, हैं। मैं कहता हूं, अरे अपने दिल से जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछो और तुम कहो कि तुम इस प्रकार के नहीं हो, मैं मान जाऊंगा कि तुम नहीं हो। दुनिया में इसकी कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है। खुद टेस्ट कर लो अपने आप को कि आखिर तुम किस श्रेणी में आते हो। अरे अवसर तो मिल जाता है तो कुत्ता मक्खन डबल रोटी खा लेता है। कुत्ता, जिसको अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, मक्खन डबल रोटी खा लेता है, मखमली बिस्तर और गद्दों पे सो लेता है, महलों में रह लेता है, नौकर चाकरों का सुख का भोग करता है, लेकिन कुत्ता कहलाता है सुख और ऐश्वर्य की चीजें जुटा लेने से तुम इंसान नहीं कहला जाओगे। इंसान बनने की चेष्टा करो, इंसान बनो। तुम्हें लगे कि तुम्हारे में इंसानियत का 10% तो है, हैवान मत बन जाओ। भगवान ने तुम्हें इंसान बना के पैदा किया है। बात आरक्षण से हर विभाग में, एक विभाग की नहीं बात कर रहा हूं मैं, अपने विभाग की बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर तिवारी हूं, अपने विभाग की भी बात कर रहा हूं। कितने प्रतिशत इसमें ईमानदार चिकित्सक हैं?
मैंने आपको बता दिया, उन्हीं के बीच में रहता हूं, कोई बाहर नहीं रहता हूं। आप कहेंगे कि क्या है कि विभीषण लंका ढाए, ऐसा कुछ कहावत है ना। अरे मैंने देखा है, वो कहने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ होता है पर्दे के अंदर, वो यहां नहीं कहा जा सकता सार्वजनिक मंच पर। लोग कहेंगे जरा दिखाइए कहां है। अरे वो हो चुका, अब कहां है? वो हो चुका, अब है कहां? मरे हुए को 5 दिन रख लिया, बिल जब तक नहीं आया तब तक डिस्चार्ज नहीं किया, और जब बिल का पैसा आ गया तो मृत घोषित कर दिया, हो गया 5 दिन का एक्स्ट्रा पैसा। अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल बताइए। कहां से एग्जाम्पल लाऊं जी? मैं कोई मीडिया का आदमी हूं, रिकॉर्डिंग करता हूं, लेकिन यह आप अपने दिल के अंदर सोच लीजिए कि यह होता है कि नहीं होता है। तमाम अस्पताल के संचालक हैं। एक अस्पताल में मैंने नौकरी की, एक गरीब महिला सुबह शाम राउंड पर मुझसे कहा करती थी कि डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए, हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। मैंने लेडीज डॉक्टर से निवेदन करके नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। अगले दिन हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि डॉक्टर तिवारी ये कहां से खर्चा आएगा इस अस्पताल का 5 मंजिल का? इसमें लाइटें जलती हैं, इसमें इतना स्टाफ काम करता है, ये 25,000 रुपए की भरपाई हम आपकी तनख्वाह से कर लें? हमने कहा जी बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। उनका जवाब था कि कितने लोगों की भरपाई आप करेंगे? हमने कहा जी मेरी जितनी हैसियत है उतना ही कर पाऊंगा, 1 महीने में 1 की तो करूंगा। आपका पेट ना खाली रह जाए, हमारा पेट तो बिना खाए भी चल जाएगा। हम तो भगवान के भरोसे पैदा हुए हैं, भगवान के भरोसे जी रहे हैं। हम पर तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, हम अस्पताल के मालिक नहीं बने, परंतु आप पर ईश्वर की कृपा नहीं है, इसलिए कि आप में मानवता का अभाव हो गया है। आपका पतन निश्चित है। इस जन्म में मैंने एक कुत्ते का उदाहरण दिया था। सुख भोगने को मत समझिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हो गए। करोड़ों की गाड़ियों पर चलने का मतलब मत समझ लीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हो गए। एक अच्छा इंसान बनने की परिभाषा अलग होती है, उसको आप भी जानते हैं। वह बनने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर उसी आरक्षण की नीति पर दोबारा बात करने आ रहा हूं, उसी के इर्द गिर्द चल भी रहा था। मैंने 2 ही विभागों का एग्जाम्पल दिया है, एक का राष्ट्र के चरित्र के निर्माण पर है और एक का जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के ऊपर है। 2 विभाग हैं। लापरवाही हर विभाग में है, हर सरकारी नौकर लापरवाह है, हर everyone, there is no department lacking of this ability। इस योग्यता से वंचित कोई भी सरकारी महकमा नहीं है। यही कारण है कि सरकारी महकमों पर भारी भारी खर्च, भारी भरकम खर्च होने के बावजूद भी वो कारगर नहीं है, सक्षम नहीं है, सफल नहीं है। एक न एक दिन उन पर सरकार का बार बार पैसा लगता रहता है कि इनको किसी तरीके से खड़ा रखा जाए। 2 ही विषयों पर चर्चा की है। एक तो इस देश में अच्छे नागरिक पैदा किए जाए, इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, और उन शिक्षकों को जो मैंने व्यवस्था दी, आप उस पर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाइए, एक मॉडल स्कूल बनवाइए डॉक्टर ए के तिवारी के कहने पर। और अगर मेरा कहना असत्य हो जाए तो मुझे डॉक्टर तिवारी नहीं, कुत्ता तिवारी कह दीजिएगा। मुझे ही दे दीजिए एक स्कूल, मुझको दे दीजिए एक स्कूल, और दे दीजिए हर टीचर के लिए मुझे 5-7 हजार रुपए, और देखिए कि उस जिले का कोई स्कूल मुकाबला कर ले। इस स्कूल के शिक्षकों का मैं मुंह मोड़वा दूंगा। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आए हैं ना, सरकार के बड़े बड़े टेस्ट पास करके आए हैं, वो टेस्ट नहीं पास करके आए हैं,
वो एक जालसाजी के तौर पर निकल करके आए हैं, उनमें काबिलियत का कोई अंश तक नहीं है। छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। मेरे गांव का एक स्कूल, एक दिन डिप्टी साहब मेरे को आए, डॉक्टर साहब चलिए आपके गांव के स्कूल का मुआयना करना है। 2-4 गांव के स्कूलों का मुआयना करने के बाद हमारे स्कूल में पहुंच गए। हेडमास्टर साहब थे। डिप्टी साहब ने पूछा कौन सी संख्या का 20% 18 होता है। सब लोग चकमे में पड़ गए। वो कह रहे हैं जी, हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि जी आज साइंस टीचर नहीं आए। अरे 5वीं तक के स्कूल में क्या साइंस टीचर भैया? 5वीं तक के स्कूल में क्या साइंस टीचर? क्या आप 5वीं तक की गणित पढ़ के नहीं आए? मैंने कहा जी दूसरी कक्षा में मेरी पुत्री पढ़ती है, उसको बुला करके ये प्रश्न लगवा दिया जाए। उसको बुलाया गया। हमने इतना कहा कि बेटा जैसे कॉपी में लगाती हो वैसा ही बोर्ड पर लिख के लगा दो। उसने लगा दिया, हल हो गया। डिप्टी साहब बड़े प्रसन्न हुए, कुछ उसको पुरस्कार देना चाहा। मैंने कहा सर ये तो आवश्यकता नहीं है, आपका स्नेह बहुत है। कहने का मतलब है कि उस स्कूल का हेडमास्टर कक्षा 2 के विद्यार्थी के बराबर भी नहीं जानता था यह सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की योग्यता है। और जो इस टीचर अपने को योग्य कहता हो, मेरे सामने आए, डॉक्टर तिवारी के सामने आए, सीना ठोक रहा हूं। जिसने ईमानदारी से पढ़ाया हो वो मेरे सामने आए। इस देश की नस को तोड़ करके रख दिया है इन लोगों ने, इन गद्दारों ने। यूनियन है, टीचर से यूनियन। अरे बटोर है, गुंडागिर्दी है क्या? काम नहीं करोगे, हराम के पैसे लोगे। सरकार एक स्कूल मुझे दे। माननीय मोदी जी से निवेदन, अगर मेरी बात पहुंचती हो, मैं तो उतना तकनीकी का जानकार नहीं हूं, नहीं तो इसको मैं डालूंगा। प्रधानमंत्री महोदय के किस चीज पर भी ये जा सकता है उनके पास, मैं नाम भी नहीं जानता कि व्हाट्सएप पे जाता है कि ट्विटर पे जाता है, कहां जाता है। मुख्यमंत्री जी को भी डालूंगा। एक स्कूल मुझे दे दीजिए और शिक्षक के तौर पर 5-7 हजार रुपए दे दीजिएगा वेतन के रूप में, और उस जिले के किसी भी स्कूल से मुकाबला करवा दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि यह डॉक्टर तिवारी का जो कहना है यह सत्य है या असत्य है। इतने ही पर अपनी बात खत्म करता हूं। मां भारती के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।